हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से पार्ट 4 लेके, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक ना किया हो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग, बिफोर स्टार्टिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पीज स्टार्ट करने से पहले कि हम ये जान लेते हैं कि एंथैल्पीज वर्क कहाँ करेंगी। ये सारी एंथैल्पीज वर्क करती हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन में। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन तो आपको सभी को पता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो केमिकल रिएक्शन हो गई। और थर्मोकेमिकल से मतलब ये है कि जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो, यानी जिसमें हीट चेंज हो। तो अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन विच गिव द हीट चेंज यानी डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। For example, carbon and oxygen reacting and giving carbon dioxide. In this process, delta H is minus 93.5 किलोजूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह से एथेनॉल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, यानी कि कंबस्टन प्रोसेस है, तो ये भी इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस यहाँ पे भी देखिए आप, डेल्टा एच इज माइनस 1367 किलोजूल पर मोल। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो होती हैं जो बैलेंस होंगी और जिनमें हीट चेंज पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, जिसमें हीट चेंज हम देख सकते हैं, यानी हीट या तो इन्वॉल्व होगी या इवॉल्व होगी, ठीक है, क्लियर। चलो ना, फर्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसको हम उस रिएक्शन की एंथैल्पी कहते हैं। तो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ रिएक्शन कंप्लीट्स। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन कंप्लीशन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच से। देखो हमें ये तो पता है एंथैल्पी का सिंबल ये है और एंथैल्पी चेंज का ये होगा, डेल्टा इज फॉर एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज हो गया। अब यहाँ पे बीच में हमने आर लगा दिया, तो दैट मीन कि एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो एक जनरल इक्वेशन दी है, उसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट दिया है, बट ऐसा हर कंपलसरी तो नहीं है कि ना एक ही रिएक्टेंट होगा और एक ही प्रोडक्ट होगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनकी एंथैल्पीज का सम माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनकी एंथैल्पीज का सम। तो प्रोडक्ट्स में से, प्रोडक्ट एंथैल्पीज में से रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को माइनस करेंगे, वी विल गेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये वाला सिंबल यूज करके, समेशन ए आई एच प्रोडक्ट्स माइनस समेशन बी आई एच रिएक्टेंट। यहाँ पे ए आई एंड बी आई इज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए CH4 इज बर्निंग इन ऑक्सीजन एंड कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो मिल रही है यह है एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, ये जो वाटर प्रोडक्शन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वाटर। और यहाँ पे 2H इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो हमें उससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस हम क्या करेंगे? एंथैल्पीज ऑफ सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, तो एंथैल्पी ऑफ मीथेन एंड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज आल्सो 2 मोल, तो वी आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो यहां से हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट।
कोई भी रिएक्शन है और वो उसके कंपोनेंट जो है उनकी फिजिकल स्टेट ऑब्वियसली मैटर करती है एंथैल्पी चेंज में। अब देखो यहाँ पे क्या हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल इज हाइड्रोजन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस एंड कन्वर्टिंग इनटू वाटर बट द प्रोडक्ट इज इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये सपोज दैट इज -x किलो जूल। अब सेकेंड हमने रिएक्शन ली जिसमें हाइड्रोजन इज गैस, ऑक्सीजन इज आल्सो गैस बट नाउ वाटर इज इन गैसियस फॉर्म। अब जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गई सपोज दैट इज -y किलो जूल। तो हाउ यू आर गेटिंग सब्सट्रैक्टिंग 2 - 1, यानी सेकंड में से आप 1 को माइनस कर देंगे तो वाटर हमें क्या मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे हम एक चीज आपको बता देते हैं कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे ये पहले सिंबल्स हटा देते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो सारा कुछ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को सेकंड में से फर्स्ट को नहीं, ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट में से आप सेकंड को माइनस कर दीजिए, ये माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का H2O है गैस में तो ऑब्वियसली ये कहाँ चला जाएगा, एरो के दिस साइड। तो वी आर गेटिंग H2O गैस एंड कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, ठीक है। H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हमें एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी तो वो इन दोनों का माइनस होगी, यानी एंथैल्पी ऑफ जो हमारा फर्स्ट है उसमें से हम एंथैल्पी ऑफ सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारी एंथैल्पी ऑफ क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी। और इस एंथैल्पी को देखो आप, गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है यानी कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमें एंथैल्पी ऑफ ये तो थर्ड एंथैल्पी मिली है इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं, क्योंकि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस गैसियस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी चेंज हुआ उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे। इसी तरह से क्या हो सकता है, अगर हम डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस। यानी इस रिएक्शन को आप अपोजिट कर दीजिए, इस रिएक्शन को आप अपोजिट कर दीजिए तो अब ये लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप डेल्टा आर एच टू में से डेल्टा आर एच वन को माइनस करेंगे तो हमें जो एंथैल्पी मिलेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कह सकते हैं ना, क्योंकि लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो जिसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कह सकते हैं। तो फैक्टर आपने देखा कि फर्स्ट फैक्टर जो है फिजिकल स्टेट किस तरह से इफेक्ट करती है एंथैल्पी चेंज में। चलो अब अगर हमने फिजिकल स्टेट की बात करी है तो अब यहाँ पे हम वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट्स की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये है कि जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा, टेम्परेचर 298 के होगा और अगर हम किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं तो वो 1 मोलर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंथैल्पी इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे स्टैंडर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो हम रिएक्शन कंडीशन लेंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट पे होगी, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole of a gas solid substance at standard state। क्या कर रहा है यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंस जो है वो मेल्ट हो रहा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस का मेल्ट हो रहा है और इस मेल्टिंग के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव। नाउ सेकेंड एंथैल्पी ऑफ वेपो, सेकेंड एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड, कि 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव, दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से हम डायरेक्ट उसको वेपर में चेंज कर देते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सब्लिमेट्स एट एसटीपी, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे हमने क्या करा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वेपर में। तो इस समय जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज
जो अभी हम इस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इफेक्ट इज एलोट्रोपिक स्टेट ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट हमने क्या देखा था कि अगर उसकी हम फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं तो एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, सॉरी एंथैल्पी में। ना अगर हम क्या कर रहे हैं, एलोट्रॉपिक स्टेट ही चेंज कर रहे हैं, तो एलिमेंट में क्या फर्क है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का, कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म एंड कार्बन इन डायमंड फॉर्म। ठीक है, तो हमने कंडीशन ले ली, एक में कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म है, डायमंड फॉर्म है, दोनों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया यानी कंबस्ट किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही फॉर्म में मिल रही है। और सपोज फर्स्ट वन में जो हमारा एंथैल्पी दैट इज -x किलो जूल और सेकेंड में है -y किलो जूल। ठीक है, तो फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को माइनस कर दें, फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कार्बन ग्रेफाइट इज से किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डायमंड में, यानी कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म से किस में चेंज हो रहा है, कार्बन इन डायमंड फॉर्म। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ चेंज आएगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट वन माइनस इसमें से सेकंड वन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी एंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिलेगा जब हमने क्या करा है, एलोट्रोपिक स्टेट ली है। तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो हीट चेंज वन मोल ऑफ वन एलोट्रोपिक इज कन्वर्टेड टू अनदर एलोट्रोपिक स्टेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये जो एलोट्रॉप में चेंज हुआ है यानी कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म से कार्बन डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो इस कन्वर्जन के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज हुआ है उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर का तो एंथैल्पी पे बहुत फर्क पड़ने वाला है। टेम्परेचर प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम किरचॉफ इक्वेशन से डिनोट करते हैं, जहाँ पे डेल्टा सीपी हम जान चुके हैं, डेल्टा सीपी इज एंथैल्पी एंड दैट इज डेल्टा आर एच टू माइनस डेल्टा आर एच वन। कोई भी हम रिएक्शन लेंगे उनके एंथैल्पी चेंज और उनमें टेम्परेचर चेंज, तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, and last effect is condition of reaction whether at constant P or at constant volume। अब हमें ये देखना है कि अगर रिएक्शन किस कंडीशन पे हो रही है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। ठीक है, तो हमें ये वाली इक्वेशन तो पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर वो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, एनर्जी यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके थ्रू हम एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से क्या मतलब होता है कि कोई भी हम रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें कुछ फॉर्म हो रहा है, कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होगा यानी हीट चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड देखो कहीं पे भी स्टैंडर्ड लगा है, दैट मीन कि आप प्रेशर ले रहे हैं 1 बार, टेम्परेचर दे रहे हैं 298 केल्विन। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी है हमारी 1 मोलर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये इसकी बात करें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म करते हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है, लेकिन हमें अमोनियम क्लोराइड से भी अमोनिया मिलता है और यूरिया को हाइड्रोलिसिस कराने पे भी हमें अमोनिया मिलता है। लेकिन हीट चेंज इन रिएक्शन वन ओनली गिव्स डेल्टा एफ एच नॉट, यानी कि सिर्फ यहाँ पे ही हमें अमोनिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट से मिल रहा है, इसलिए इनकी जो अमोनिया यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से जो अमोनिया मिल रहा है, इसके ड्यूरेशन पे ही जो एंथैल्पी चेंज हुआ होगा यानी हीट चेंज हुआ होगा, उसको ही हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बुलाएंगे। किसके लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, तो बिकॉज इन दिस मेथड अमोनिया इज ऑब्टेन
फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, हाफ N2 प्लस 3y हाफ H2 दैट इज NH3। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमें मिल जाएगा अमोनिया। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मतलब होता है कि हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमें कंपाउंड मिल रहा है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स है। ठीक है, जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है उन एलिमेंट्स की रिएक्शन से अगर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तो उस प्रोडक्ट के मिलने पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन delta R H naught and delta F H naught. Delta R H naught is reaction enthalpy of reaction and delta F H naught is enthalpy of formation. तो देखो डेल्टा आर एच नॉट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस समेशन साइन इज कि सम की बात करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनके फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से को माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट की सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर देंगे तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज इज टेकन एज जीरो। जितने भी ऑल परमानेंट गैसेस हैं जैसे H2 N2 O2 Cl2 इनकी सभी की एंथैल्पी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है उसको हम हमेशा जीरो लेते हैं फॉर्मेशन की। ठीक है, Br2 I2 ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में है, तो ये सब किस फॉर्म में आएंगे, ये गैसेस की बात कर रहे हैं या फिर जो हमें नेचुरल कंबाइंड फॉर्म में मिले हैं इनकी डेल्टा फॉर्मेशन कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। ऑल फ्री अकरिंग एलिमेंट जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब किस फॉर्म में, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज आल्सो क्या होती है, जीरो होती है। एंड डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ एलोट्रॉप्स इज आल्सो अज्यूम टू जीरो। जितने भी एलोट्रॉप्स होंगे उनकी एंथैल्पी को भी हम जीरो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आल्सो हम हाइड्रोजन आयन की एंथैल्पी को भी जीरो लेते हैं बट हाइड्रोक्सिल आयन की एंथैल्पी को हम जीरो नहीं लेते हैं। ठीक है, जीरो नहीं लेते हैं। ओके, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। जब भी हम कभी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे या रिएक्टेंट निकालेंगे तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। देखो कंबस्टन से क्या मतलब होता है कि हमने किसी चीज को एयर की प्रेजेंस में बर्न कर दें। तो व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट गेट completely burnt in standard state is called standard enthalpy of combustion, जिसको हम डेल्टा सी एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हीट रिलीज इज ऑलवेज निगेटिव यानी एक्सोथर्मिक होगी, यानी कंबस्टन में जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होती है दैट इज ऑलवेज निगेटिव। देखो कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और यहाँ पे हमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन विल बी माइनस 393.5 किलो जूल। इसी तरह से मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलता है तो यहाँ पे एनर्जी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज माइनस 563 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट यानी कोई भी हमने रिएक्टेंट लिया और उसको कंप्लीटली बर्न कर दे तो उस बर्न करने पे जो एंथैल्पी रिलीज होती है यानी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन और स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब हम कंबस्टन की बात करते हैं तो आपको पता है हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कोई भी हमने सब्सटेंस बर्न किया है तो उसकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होती है यानी वो कितनी कैलोरी एनर्जी या हीट रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन डेल्टा सी एच नॉट यानी हीट ऑफ कंबस्टन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज एक्सप्रेस्ड एज पर ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस देन इट बिकम्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि हमने कहा कि कोई सब्सटेंस है और उसका पर ग्राम, पर मोल की जगह पर ग्राम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे और इस कैलोरीफिक वैल्यू से ही हमें किसी फ्यूल की एफिशिएंसी पता चलती है। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो एफिशिएंट होगा। बट
हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी हाई इन्फ्लेमेबिलिटी होती है। इस वजह से हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने से अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गई, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को बर्न करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन तो होगी, लेकिन उस एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को ही हम क्या कहेंगे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। ठीक है, जैसे मीथेन को हमने बर्न किया और हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कितनी मिली, इतने मोल मिली, लेकिन हमें मीथेन का मोलर मास पता है, मीथेन का मोलर मास कितना होगा 16। तो हमें ये निकालना होगा कि ये तो पर मोल है, पर मोल से कितने ग्राम में होगी, तो हीट प्रोड्यूस पर ग्राम कैसे निकालेंगे, इतने में से, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन से हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन। तो दिस वन इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन पर ग्राम। Okay, now next point is enthalpy of neutralization। enthalpy of neutralization क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मतलब आपको सभी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पता है कि एसिड की रिएक्शन हम बेस से करा दें तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो देखो यहाँ पे हम एब्जॉर्ब तो नहीं होगी क्योंकि हम क्या यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, तो दोनों ही बहुत ही एनर्जी रिलीज करने वाले होते हैं। तो हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of strong acid is completely neutralized by 1 mole of strong base is called enthalpy of neutralization। ठीक है, जैसे HCl की NaOH से रिएक्शन कराने पे NaCl और वाटर बना, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज हुई दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, HNO3 की रिएक्शन NaOH से कराने पे NaNO3 और वाटर मिला, तो यहाँ पे हमें जो एनर्जी रिलीज हुई तो दैट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा -57.1 किलो जूल होगी, -57.1 किलो जूल होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा इससे कम होगी, हमेशा इससे कम होगी। देखो क्यों कम होगी, अब इसको देख लेते हैं क्यों कम होगी। ये इसलिए कम होगी कि जब हमने CH3COH यानी वीक एसिड की रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग बेस से करा दी तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। तो सपोज इनके रिएक्शन से हमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब वाटर जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयन से हमें वाटर मिल गया, तो यहाँ पे हमें कितनी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन में हमें कितनी रिएक्शन मिल गई, यानी कितना हमें एनर्जी रिलीज हो गई, -57.1 किलो जूल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एंथैल्पी ऑफ वाटर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन देख लेते हैं कि CH3COH है, Na प्लस OH माइनस है, CH3CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस रह जाएगा, और यहाँ से H और OH माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, H प्लस OH माइनस से हमें यहाँ पे सेकेंड हमने रिएक्शन ले ली, वाटर बन गया, तो डिसोसिएशन ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाटर फॉर्म हो गया। तो अब फर्स्ट रिएक्शन में से अगर हम सेकेंड रिएक्शन को माइनस करते हैं तो माइनस करने पे देखो क्या होगा, तो वाटर से हमारा क्या हुआ, वाटर कैंसिल हो गया, OH माइनस से OH माइनस चला गया, H प्लस से यहाँ पे जो H प्लस होगा वो सॉरी H प्लस नहीं जाएगा, और Na प्लस से Na प्लस देखो यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन गया, CH3COH CH3CO माइनस प्लस H प्लस, तो ये हमारा डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इसके मिल जाएगी हमें, यानी एसिड जब डिसोसिएट हुआ तो वो किस में डिसोसिएट हो गया, CH3CO माइनस एसिटेट आयन और H प्लस आयन में। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी तो वो किसके बराबर होगी, जो एंथैल्पी ऑफ ये रिएक्शन थी, ठीक है, इसके यानी माइनस एक्स के, और वाटर फॉर्मेशन के, तो उसकी तो हमें एंथैल्पी पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ये चीज
कि अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि वीक एसिड की जो हमारी एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो हमेशा 57.1 से कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से क्या मतलब होता है? हाइड्रेशन यानी कि हमने किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया और वो हाइड्रेटेड हो गया, यानी उसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, तो हीट रिलीज्ड when 1 mole of hydrated salt is in anhydrous form dissolved in water is called enthalpy of hydration। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कोई भी हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट का एनहाइड्रस फॉर्म ली है और उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के, जैसे विलुबिट्रॉल जिसे हम कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 इन होल थ्राइज इंटू 24H2O, ग्लोबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं Na2SO4 इंटू 10H2O। तो ये सारे क्या है, ये सब एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक है, और हाइड्रेटेड सॉल्ट है, लेकिन जब हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इनकी एनहाइड्रस फॉर्म को वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एनहाइड्रस फॉर्म ऑब्वियसली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को ही ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वो एनहाइड्रस सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, और इस रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब हाइड्रेशन और सॉल्यूशन में फर्क देख लो, समझ लो। देखो हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, हमने एनहाइड्रस सॉल्ट को डिसॉल्व किया है और एनहाइड्रस सॉल्ट भी क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का है, तो ऑब्वियसली वो वाटर तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप में बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी सब्सटेंस है उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जो सब्सटेंस है वो एज ए सॉल्यूट वर्क करता है और वाटर एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि एनर्जी रिलीज ही होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से मतलब ये है कि हमने क्या करा है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा, और डिसॉल्व करने पे अगर एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने HCl को कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करा है और इट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्वस फॉर्म ऑफ HCl, और इस ड्यूरेशन हमें इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, लेकिन ये तो हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड करा है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि हम सॉल्यूशन में वाटर मिलाते ही जा रहे हैं, मिलाते ही जा रहे हैं, मिलाते ही जा रहे हैं, यानी हम सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हैं, तो उससे एंथैल्पी में कोई चेंज पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर कितना भी वाटर ऐड कर लो, इनफाइनाइट टाइम वाटर ऐड कर लो, उसकी एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट स्टेज एट विच एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो यहाँ पे हमने HCl एसिड लिया है लेकिन वाटर अमाउंट कितना ले लिया, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एक्वस ले लिया। ठीक है, तो जो हमारा HCl जो है वो एक्वस हो गया, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ ये है ये इतना ही रहेगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन -74.58, ये इतना ही रहने वाला है। ठीक है,
तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया कि हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी अब्जॉर्ब होगी उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। बट अगर हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं तो एंथैल्पी एक टाइम के बाद में यानी एक स्टेज के बाद में फिक्स हो जाती है, वो उससे ज़्यादा नहीं चेंज होती है, जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से क्या मतलब होता है? एटोमाइजेशन यानी एटम में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज इन ब्रेकिंग वन मोल ऑफ बॉन्ड्स कंप्लीटली इनटू एटम्स इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। यानी कि हम बॉन्ड्स को ब्रेक करके और कंप्लीटली कंपाउंड जो भी है उसको उसके एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एटम्स भी किस में है? इन गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल हमने मीथेन मॉलिक्यूल लिया और उसको हमने कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट कर दिया इन गैसियस स्टेट। तो इस ड्यूरेशन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यानी देनी होगी तो वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जैसे CH4 है, ये 4 कार्बन हाइड्रोजन ऐसे अटैच हैं और ये किस में कन्वर्ट हो गए? कार्बन में और +4 हाइड्रोजन में। तो ये सारे के सारे जो थे वो सब अलग अलग एटम्स में कन्वर्ट हो गए। तो मॉलिक्यूल यानी किसी कंपाउंड के सारे बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है, और उसको एटम्स में कन्वर्ट कर देना, वो भी गैसियस स्टेट में। तो उस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी आप देंगे वो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। और इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहते हैं क्योंकि आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो इससे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से इसलिए अलग है क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन में एक या दो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एंथैल्पी यानी एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स in the gaseous state is called bond dissociation enthalpy, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हमने लिया और वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ना, इस HH के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आप दोगे वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगी। दोनों में फर्क पता चल गया? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से कंपाउंड कंप्लीटली एटम्स में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में आप एनर्जी दे रहे हैं टू ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट में से हम बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स को माइनस करेंगे तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। एंड दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसका हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम हेस लॉ, बॉन्ड हेबल साइकिल, एंट्रोपी, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद और भी वीडियो आएंगे जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फ्रॉम नीट जेईई, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।